देखिए, कलाकार वो होता है जो अपने गाने के माध्यम से लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दे, लेकिन ये बिहार है साहब, यहाँ उल्टा होता है कि नोक पर कलाकारों को थिरकने पर मजबूर कर दिया जाता है और नीतीश बाबू की पुलिस जो है वो सरेआम तमाशा देखती है। वैसे में एक बार फिर बिहार में कुछ ऐसा ही घटना को अंजाम दिया गया है और अनुपमा यादव के साथ बड़ा घटना हुआ है। तो इस वक्त हमारे साथ अनुपमा यादव खुद जुड़े हुए हैं। तमाम मुद्दों की हम जानकारी लेंगे कि आखिरकार उस दिन क्या कुछ हुआ था अनुपमा यादव के साथ, क्योंकि अनुपमा यादव मामला भी दर्ज करवा चुकी है। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ हुआ था उस दिन आपके साथ जब आप देर रात को वहाँ पर पहुँची, तो क्या कुछ घटना को अंजाम दिया गया? मैं कार्यक्रम में पहुँच गई थी टाइम से और मेरी एंट्री थी 10 बजे की, बोला गया था, लेकिन कार्यक्रम ही लेट शुरू हुआ था। तो मैं 10 साढ़े 10 के बीच में जब मैं मंच पे चढ़ी तो अमित आशिक गा रहे थे और अमित आशिक गाने के बाद मैं मंच पे बैठी रही। मुझे बोला गया कि अब अमित के बाद अनुपमा को बुलाया जाएगा, लेकिन तब तक बिक्कू जी आ जाते हैं, जो कि पहले कमिटमेंट था, वो मेरे साथ नहीं गाएंगे। बिक्कू जी के चढ़ने के बाद मंच पे मेरे अमित के बाद उनको गवा दिया जाता है। मेरा नंबर आता है 12 बजे, मुझे 12 बजे मंच दिया जाता है, बोला जाता है कि अब आप गा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, ओके, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 40 मिनट का मैं सिंगल अपना परफॉर्मेंस देती हूँ, उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ। मुखिया द्वारा बहुत देर से प्रेशर किया जा रहा था कि अनुपमा बिक्कू साथ में गाएंगे, जो कि मैंने पहले मना कर दिया था कि मैं नहीं गाऊंगी। मेरी एक कमिटमेंट थी, मेरे पास मैसेज भी है जिसमें मैंने लिखा है कि मैं साथ में उनके नहीं गाऊंगी। तो ऑर्गेनाइजर बोला अभी तक ठीक है ठीक है ठीक है, लोगों बोला कि ठीक है आप सिंगल सिंगल गाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जब ऐसा बोला जा रहा है तो कोई झूठ थोड़ी बोलेगा। मैं वहाँ पहुँची, फिर मुझे प्रेशर किया गया, मेरे भाइयों को बोला गया कि गवाना ही पड़ेगा तुमको, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर, बहुत सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें बोली गई। उसके बाद जो है कि मैं गाने के लिए रेडी हुई, बिक्कू जी आए, मेरा हाथ पकड़ के मंच पे ले गए, मैं गाने लगी अपना, हम और बिक्कू जी में नोक झोंक होने लगी, गाने लगे हम लोग। फिर मैं जा कर के पीछे बैठ जाती हूँ। फिर मुखिया बोलता है कि अनुपमा जी, आपने सुना भी होगा ये वीडियो, अनुपमा जी अरे अजीब कलाकार हैं जी, आपको हम बोल रहे हैं अनुपमा जी। हम बोले हाँ भैया, बोली ना, मैं ऑर्गन में कुछ, तो बोला आपको गाना पड़ेगा, पैसा लिए हैं आप, आपको गाना बनेगा। मुखिया जी कमिटमेंट से मत पीछे हटिए, मैंने ये भी चीज़ बोली है। तो फिर दबाव बनाने के बाद फिर मैं गाने लगती हूँ। मैं 3:40 से बिक्कू हमको बोलते हैं कि अनुपमा आप तुम जाओ, तुम्हें दूर जाना हो। मंच पे बोलते हैं कि अब अनुपमा को बहुत दूर जाना है, इसलिए अनुपमा अब वापस जा रही है, हम और अमित थोड़ी देर गाएंगे, फिर हम लोग भी चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मंच से मैं जैसे ही नीचे उतरी, अगर मुखिया जी आपको गवाना होता तो आप मुझसे आके प्रेम पूर्वक बोलते कि अनुपमा। कितने बजे निकले थे मंच से? 3:40 पे। लेकिन मुखिया जी का कहना है कि आप 1.5 से 2 गाना गाए और निकल लिए। 12 बजे चढ़े थे मंच पे, भी उन्होंने बोला है, और बोला है कि 1.5 से 2 गाना, मतलब 20 मिनट की एंट्री, तो मैं तो 12:20 पे निकल गई होंगी। एक मिनट, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है मंच का, जो कि मंच पे हम और वो बिक्कू लास्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे, और आप इस टाइम का टाइम देख लीजिए कि कितना बज रहा है जी, 3:19 जी, सुबह के 3:19 हो रहा है। और ये मैं और बिक्कू, ये उसी मंच का कार्यक्रम का है, नारो मुरार गांव का नाम लिखा हुआ है, वारसलीगंज। 3:19 पे हम लोग मंच पे ही परफॉर्मेंस दे रहे थे। इसी टाइम हमको बिक्कू बोल रहे थे कि तुम अब जा सकती हो, तुम जाओ। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, 1-2 गाने की फरमाइश है, मैं पूरी कर लेती हूँ, फिर जाते हो। तो बोला कि अच्छा ठीक है तुम गा लो। मैं 3:40 पे मंच से नीचे उतरी हूँ। एंड देन उसके बाद जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुँची, मुखिया जी के लड़का लोग दौड़ के आते, पहले मेरे भाई को मारते हैं, मेरे बाउंसर्स को मारते हैं, मेरे ऊपर अभद्र तरीके से मेरे ऊपर हाथ छोड़ने की कोशिश करते हैं, मेरा कपड़ा तक फाड़ दिया जाता है मुखिया के द्वारा। प्रशासन भी वहाँ कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि प्रशासन की संख्या कम थी। मैं प्रशासन को दोषी नहीं मानती, प्रशासन की संख्या कम होने की वजह से वो क्या करते, जब पब्लिक पूरी टूट दी गई, मेरे गाड़ी के शीशे को तोड़ा गया। मेरी गाड़ी अभी भी, मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर में है किरण में, और मेरी लगातार कार्यक्रम भी था, और मेरी गाड़ी को तोड़ा गया, इंडिकेटर को तोड़ दिया गया, मतलब ड्राइवर को भी मारा गया, ड्राइवर से के सर पे बंदूक रखा गया। हाँ, और बोला गया कि तूने चिन्हा ही नहीं रहे, भूमिहार के गाँव है, ठीक ना, गोली मार दे वो, यही जगह गाड़ दे वो तोरा, ठीक ना। इस तरीके से उसको टिप्पणी की गई उसके ऊपर, और जान से मारने की धमकी तक दी गई। हम लोग पूरे डर गए थे, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था क्या किया जाए। मैं बेहोश भी हो गई थी। जब इस तरीके से जब चीज़ें मेरे को होंगी, मैं रोते रोते बेहोश भी हो गई थी। उसके बाद पता नहीं कैसे कैसे करके मेरे भाइयों ने गाड़ी निकलवाई, और मैं निकलते ही मेरा पहला शब्द था कि अभी के अभी थाने चलो, मैंने बोला। और हम तुरंत महिला थाना गए। महिला थाने के बाद वारसलीगंज थाने मेरी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, और मैंने मुखिया और अविनाश ऑर्गेनाइज़र, जिसने बोला था कि आप दोनों में डुएट नहीं होगा, एकदम, मैं, आप लिख लीजिए, आप लोग अलग अलग गाएगा, सिंगल गाएगा, मैं बोलता हूँ, उन दोनों के खिलाफ और उसकी कमेटी के खिलाफ मैंने FIR दर्ज करवाई है। लेकिन मुखिया जी से जब हम इंटरव्यू लिए तो मुखिया जी का कहना था कि ना आपका कपड़ा फाड़ा गया,
ना आपके साथ कुछ ऐसा घटना को अंजाम दिया गया, बल्कि मुखिया जी आपको सेफली गाड़ी तक ले गया, गाड़ी में मुखिया जी आपको बैठाए क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे वो हो हल्ला करने लगे थे। अच्छा, हो हल्ला जब करने लगे थे, जब मुखिया जी हमको इतना ही मान रहे थे, इतना ही सम्मानजनक थे मुखिया जी, तो मंचवा पे काहे ला डुएट गाने के लिए हमको परेशान कर रहे थे? जब मुखिया जी इतने ही अच्छे थे तो क्यों डुएट गाने के लिए परेशान कर रहे थे? अगर आप इतना ही प्रेम पूर्वक बोले होते तो ये भगदड़ होता ही नहीं। आप अकेले आते बोलते कि अनुपमा जी गाँव वाले लोग घेर लिया है, चलिए ना 2-4 गाना और गा दीजिए। क्या अनुपमा यादव नहीं जाती? आप बताइए, भगदड़ की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। आप गाँव के मुखिया हैं जी, इसका मतलब आपका गाँव में पावर ही नहीं है कि आप पब्लिक को डील कर पाइए। मुखिया काम क्या होता है कि गांव के लोगों को समझा लेना, गांव के लोगों को मैनेज कर लेना। इसका मतलब आपका गांव में चलता ही नहीं है कि आपका पब्लिक सुना ही नहीं। आप मेरे पास आते हैं, बोलते हैं अनुपमा 2-4 गाने और गा दो क्योंकि पब्लिक मूवमेंट थोड़ा सा बनना। ठीक है मुखिया, चलिए चलिए। बहुत जगह ऐसे हुआ है। लेकिन आप जब खुद इस घटने को अंजाम दे रहे थे, आपने खुद मुझे माँ बहन की गालियाँ दी, मेरे भाई की आपने चेन छीनी, मेरे भाई को आपने मारा, मेरे बाउंसर्स को आपने मारा, आपने शिव कुमार बिक्कू पे मारा, अब पीछे से आपके टीम कमेटी के लोग आपको उसको मार रहे थे, आप खुद उसमें साथ दे रहे थे। मैं खुद इस बात की चश्मदीद गवाह हूँ और मेरे साथ वो हर कलाकार गवाह है जो उस दिन कार्यक्रम करने आपके गांव में गया था। लेकिन आप ही क्यों हमेशा विवादों में आ जाती है? और भी कलाकार हैं, दिग्गज कलाकार और भी हैं आपके साथ में, वो क्यों नहीं विवाद में आते? आप भूइहार, यादव, यही क्यों आप हमेशा कर लेते? पता नहीं, भगवान जाने मैं क्यों विवाद में आ जाती हूँ, मुझे भी नहीं पता। शायद इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती, मैं किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती, मैं किसी से ज़्यादा वो मतलब, मेरा उतना ही मतलब रहता है कि कार्यक्रम हो रहा है, हाँ ठीक है, कार्यक्रम हो गया, ठीक है, ओके ओके भैया प्रणाम, मैं चल रही, बस मेरी मतलब इतना ही रहता है। ना मैं किसी को ज़्यादा डिस्टर्ब करती हूँ, ना मैं किसी से ज़्यादा बातें करती हूँ। मैं अपने काम में ही बिजी रहती हूँ, मुझे दुनियादारी से मतलब नहीं। शायद इसलिए भी लोग मुझे टारगेट हमेशा करते हैं कि कैसे ये अकेले सारा काम कर ले रही है, कैसे ये आगे बढ़ ले रही है, कैसे खुश हो ले रही है। हो सकता है इस वजह से भी लोग मुझे टारगेट करते हैं। और टारगेट करने का एक मैटर और भी था उस कार्यक्रम में, मैंने शुरू में शिव कुमार बिक्कू के साथ कार्यक्रम करने से मना कर दिया था। हो सकता है ये भी एक हो। मुखिया जी जो हमें इंटरव्यू दिए उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग वहाँ पर मंच पर अपना लव स्टोरी शुरू कर दिए थे, जिसे लोगों ने मना किया। लोगों ने कहा कि हम यहाँ लव स्टोरी आपका देखने नहीं आए हैं, हम भजन सुनने के लिए आए हैं। आप गाना गाइए, अलग अलग ही गाइए, लेकिन आप शिव कुमार बिक्कू के साथ में अपना लव स्टोरी, अपना पर्सनल मैटर को जिक्र करने लगे। ये मुखिया जी ने कहा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अब जब इंटरव्यू चढ़ाइएगा तो आप वो क्लिप काट के जाए, इसमें कह रहे हैं अनुपमा और बिक्कू को साथ में गाना है। ये मुखिया बोल रहा है, मैंने नहीं बोला, ये मुखिया ने बोला। आप स्टार्टिंग में देख लीजिए, मैं तो जा ही नहीं रही थी। मैंने कहा कि अलग अलग गाने के लिए मैं किसी के साथ डुएट करने नहीं आई हूँ। ये बात मैंने मंच पे बोली है कि मैं किसी के साथ डुएट नहीं करने वाली हूँ और मैं डुएट नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप लोग की इच्छा इसलिए मैं डुएट कर रही हूँ। मैंने डुएट से पहले ही मना कर दिया था, मैं क्यों डुएट करूँगी आपके साथ। और जहाँ तक बात रही लव स्टोरी की, तो मैं चीज़ जानती थी कि जहाँ हम दोनों साथ होंगे वहाँ पुराने मैटर उभरेंगे ही उभरेंगे और हम लोग की लड़ाइयाँ होगी और हम लोग नोक झोंक प्रेम में करते हैं। मतलब नॉर्मल गाने में भी नोक झोंक होता है, गाने में से भी वो मुझे जवाब देते हैं, मैं उन्हें जवाब देती हूँ। और लव स्टोरी सुनने में तो आपको मज़ा आ रहा था, तभी तो आप सामने बैठ के बोल रहे थे कि नहीं दोनों साथ गाएंगे, अरे साथ गाएंगे, तभी तो आप गवा रहे थे क्योंकि आपको मज़ा आ रहा था। और अब हम लोग को आप गलत बोल रहे हैं कि हम लव स्टोरी गाते हैं मंच पे। आप काहे गवा रहे थे जी? और भजन का कार्यक्रम था तो डांसर आप काहे बुलवाए थे, ये बताइए। डांसर काहे बुलवाए थे? राधे राधे करने के लिए बुलवाए थे। डांसर क्यों बुलवाए थे? भजन का कार्यक्रम था ना, डांसर आपको बुलानी ही नहीं चाहिए थी। वहाँ तो आप डांसर बुलवा के बैठे थे। तो कौन सा जागरण का कार्यक्रम था, ये बताइए आप हमको। जागरण का कार्यक्रम में डांसर आती हैं कि झांकी आता है? राम जी का, सीता जी का, दुर्गा जी का झांकी ना आता है जी, कि डांसर आती है मंच पे, ये बताइए। अच्छा, मुखिया जी ने एक और आप पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर आप वहाँ पर जाति हिंसा नहीं करवाना चाहती तो आपने एक फेसबुक पर पोस्ट किया था, उसमें आपने पहले सीएम नीतीश कुमार को टैग किया, उसके बाद डिप्टी सीएम को आपको टैग करना चाहिए था तो आपने डिप्टी सीएम को टैग नहीं किया। आप सीधा तेजस्वी यादव, उनके पूरे परिवार, लालू प्रसाद यादव, सीधा आप बिहार सरकार को टैग करती ना। विपक्ष को आपने क्यों टैग कर लिया? और उसमें सीधा सीधा विपक्ष के पूरे फैमिली को आपने लपेटा, लेकिन बिहार सरकार से सिर्फ नीतीश कुमार को। पहली बात तो ये कि जब मैं ये पोस्ट कर रही थी तो मेरे दिमाग में जिन जिन लोगों का नाम आया, हम लोग ये तय करके थोड़ी रखते हैं कि पहले मैं इनको टैग करूँगी, दूसरा नंबर इनको, तीसरा इनको, चौथा इनको। हमारे दिमाग में ये नहीं आता है। हमारे दिमाग में सिर्फ इतना आता है कि हम लोग किसको किसको टैग कर सकते हैं कि कौन मेरी मदद कर सकता है। आप बताइए, आप किसी धर्म संकट में हो तो आप ये सोचेंगे कि पहले हम फूआ को फोन लगाएंगे, फिर हम बुआ को लगाएंगे, फिर चाचा को लगाएंगे,
फिर मम्मी को लगाएंगे। आप ये थोड़ी सोचते हैं, आप सोचते हैं कि कौन मेरी पहले मदद करेगा, पहले उसको फ़ोन लगाओ। तो मैंने उसी चीज़ में, मेरे दिमाग में जो जो आया मैंने उन सबको टैग किया, जिससे मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद करेंगे, और मैंने उन सबको टैग किया हुआ है। जाति सूचक चीज़ों से इन सब चीज़ों को नहीं जोड़ा जा सकता है, ये उनकी मानसिकता है। अब देखिए, जातिवाद तो उनके अंदर झलक रही है, उन्होंने मुझे जाति की तरह देखा, और जब उन्होंने मेरे माथे पे, उन्हें भाई के माथे पे जब उन्होंने बंदूक सटाई और उन्होंने कहा कि भूमिहार के गाँव है रे बेटा, हम भूमिहारी हो, गोली मार दे वही जा तोरा गे जा गाड़ देबो, तब आपका कहाँ था? तब कौन जातिवाद कर रहा था? मैं कर रही थी कि आप कर रहे थे? मुझे तो पता ही नहीं था कि अभिनव आनंद भूमिहार है। आप बताइए, कहीं से आपको लग रहा है कि अभिनव आनंद नाम भूमिहार है? मुझे तो पता ही नहीं था कि वहाँ का मुखिया भूमिहार है, मुझे नहीं पता था सच्ची में। आपको पता रहता तो जाते? बिल्कुल जाती मैं जाती, बस क्योंकि भूमिहारों के गांव में मैं ऑलरेडी बहुत सारे कार्यक्रम की हूँ, और इतना अच्छा कार्यक्रम होता है, मान सम्मान, प्यार, इज्जत, रिस्पेक्ट, मतलब वो चीज़ें मिलती हैं जो मिलनी चाहिए कलाकारों को। मुझे थोड़ी पता था कि ये भूमिहार ऐसा निकलेगा, मुझे नहीं पता था सच्ची में, क्योंकि मैं भी भूमिहारों के बीच में रहती हूँ, मेरे साथ रहने वाले लोग भूमिहार हैं इसलिए। अच्छा, अनुपमा यादव पर जब इस वक्त संकट की घड़ी आई है, सबसे ज़्यादा संकट में इस वक्त आप हैं, आपके साथ मीडिया कर्मी तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके अपने लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। अपने में आपने जब तक, अभी कुछ दिन पहले आपने एक शब्द बोला था, पवन सिंह पावर स्टार आपके सामने बैठे हुए थे, आई लव यू बॉस का आपने जिक्र किया था, वो बॉस कहाँ है इस वक्त? अब मुझे नहीं पता, मैंने उनसे ना कोई मैंने उनसे हेल्प की, ना कोई गुहार की है, ना मैंने उनसे मदद मांगी है, क्योंकि आप बिना देखे भी आप सबकी मदद कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं मांगा है। सर, आप जहाँ रहिए आप ठीक से रहिए, बाकी भगवान है, और मेरे को मुझ पे विश्वास है कि मैंने गलत नहीं किया तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगा। और जहाँ तक बात रही पवन सिंह जी की, तो वो अभी हम लोग से नाराज़ हैं कि क्या है मुझे नहीं पता, वो हम लोग से कुछ नाराज़ चल रहे हैं, किसी मैटर को लेकर के नाराज़ चल रहे हैं। तो वो नाराज़गी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो तो ऐसे आदमी नहीं है कि वो किसी की मदद ना करे, क्योंकि कई जगहों पे उन्होंने मेरी मदद की है इसलिए भी। और बाकी अभी वो कहाँ हैं, क्या है, क्यों नहीं मेरी हेल्प कर रहे हैं या कुछ नहीं, क्योंकि मैंने उनसे मदद की गुहार की ही नहीं है। मैंने ना उनसे मदद मांगी है, ना मैंने खेसारी लाल यादव जी से मदद, मैंने किसी से मदद नहीं मांगी सर। लेकिन वो राजनेता बन गए हैं, तो राजनेता के तहत तो आपका हेल्प कर सकते थे ना, एक दोस्त के नाते नहीं करते, एक बॉस के नाते नहीं करते, गायक के नाते नहीं करते, राजनेता के नाते तो मदद करते। बिल्कुल कर सकते थे, उनके हाथ में तो सारी चीज़ें हैं, पर उन्होंने मेरी मदद क्यों नहीं की अब ये मैं नहीं जानती हूँ, और मैं उनको बोलना भी नहीं चाहती। सर, आप जहाँ रहिए ठीक से रहिए, मैं हेल्प की मैं उम्मीद ही नहीं करती कि आपके बुरे समय में आप अपने लिए खड़े रहिए, कोई इस जीवन में आपका साथ कभी नहीं देगा। ये चीज़ मुझे आज समझ में आ गई है कि मेरा साथ कोई देने वाला नहीं है, बस एक मीडिया के लोग हैं, पुलिस प्रशासन है, सरकार है, कि मैं सही, और मेरे कुछ अपने दोस्त हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, बाकी मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अनुपमा यादव वहाँ से सही सलामत निकल गई अपने भाई, अपने टीम के साथ में, लेकिन सरकार से कितना उम्मीद कि न्याय मिलेगा, जांच सही होगा, क्योंकि भूमिहारों का इलाका है? नहीं सर, न्याय होगा, और अच्छे से न्याय होगा, ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि हर भूमिहार सर एक जैसा नहीं होता है। पर वहाँ पे पुलिस प्रशासन को जब भूमिहार डरा कर भगा दिया, कहा कि तुम यहाँ से भागो, और पुलिस भाग निकला था, तो उस पुलिस से आप उम्मीद लगा बैठे हैं? पुलिस भाग नहीं निकला था, पुलिस को जब ढकेला गया, वहाँ पे 3-4 प्रशासन के लोग थे ही, उन्होंने तुरंत अपनी टीम को फ़ोन किया कि यहाँ पे 2-2 गाड़ी आप तुरंत प्रशासन की भेजिए। वो लोग भागे नहीं थे, वो लोग वहाँ पे खड़े थे और लोग बचाने की कोशिश की, पर पूरा गाँव उनको ढकेल दे रहा था, माँ बहन की उनको भी गालियाँ दे रहा था। क्या करती प्रशासन, 3-4 लोग थे वहाँ प्रशासन के, उन्होंने तुरंत अपनी टीम को फ़ोन किया। टीम को आने में भी 10 से 20 मिनट तो लगेगा ही ना, क्योंकि गांव के बीच होता है, इसलिए। क्या सच में अनुपमा यादव का कपड़ा को फाड़ा गया था वहाँ पर? जी, एक लड़की अपने निर्वस्त्र होने का प्रचार क्यों करेगी भैया? क्यों हम बोलेंगे कि मेरे कपड़े फाड़े गए? मुझे क्या शौक है? मैं नॉर्मल उन पर ब्लेम नहीं लगा सकती। अगर मुझे ब्लेम लगाना होता तो कि उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मुझे पीटा, या उन्होंने मुझे कुछ भी किया। हाँ, निर्वस्त्र होने का भैया, लड़कियां तभी इल्ज़ाम लगाती हैं जब उनके साथ हुआ हो, और सच में मेरे साथ ये पहली बार ये घटना घटी है कि उन्होंने मुखिया ने अपने तैस में आकर के मुझे रोकने के कारण उसने मुझे ना पकड़ करके मेरे कपड़े को ऐसे पकड़ के खींचा था, जिसकी वजह से मेरी कुर्ती का आगे का पूरा सिरा फट गया था। और मैं उसी हालत में मैं थाने पहुंची थी, और मैंने थाने में पहुंच करके सारी चीज़ें दिखा करके मैंने उनके पे रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मुखिया जी कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, क्योंकि अनुपमा यादव का अगर कपड़ा फटा है और अनुपमा यादव उसी हालत में थाने पहुंची है, तो थाने में CCTV लगा होता है और CCTV में वीडियो आया है। बिल्कुल, और मैं तो चाहती हूँ कि आप CCTV कैमरा खुलवाइए और इस चीज़ों की जांच कीजिए कि मेरे कपड़े फटे थे या नहीं फटे थे।
आप पूरे कैमरे की जांच करवाइए। मैं अब खुद जांच पहले बोलती हूँ कि प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ कि सर आप सीसीटीवी कैमरा खुलवाइए और देखिए कि मेरे कपड़े फटे हैं या नहीं फटे हैं। अच्छा, अनुपमा यादव दोबारा उस गांव में जाएगी, नवादा की तरफ बढ़ेगी? नवादा की तरफ तो बढ़ूंगी सर। नवादा किसी एक आदमी का थोड़ी है। नवादा में बहुत लोग ऐसे जो मुझे प्यार करते हैं, बहुत सारे ऐसे भूमिहार लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे सम्मान देते हैं। सर एक आदमी की वजह से मैं पूरा नवादा थोड़ी छोड़ूंगी। नवादा तो मेरा अपना क्षेत्र है, मैं क्यों नवादा छोड़ूंगी। हाँ, लेकिन उस गाँव में मैं हर कलाकार को बोलूँगी कि जाने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा, क्योंकि उस गाँव का मुखिया ऐसा नीच आदमी है कि जो अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी लड़की पे, किसी भी अकेली लड़की पे, वो सोच लिया ना कि लड़की है, ऊपर से कलाकार है, क्या होती रे, होती जेल लेबू हम हूँ, ऐसे उसका ये सोच ये है कि लड़की है ना रे, कुछ ना कर पाते। तो मैं किसी को भी बोलूँगी कि जाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि उस गांव में एक ऐसा मुखिया है जो किसी भी बहन बेटियों की इज्जत नहीं करता। हमको तो लगता है कि वो अपनी भी बहन बेटी की इज्जत नहीं करता है, मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक। और वो बहन बेटी की इज्जत नहीं करता है, बेटियों के प्रति उसका गलत सोच है, माँ बहन की गालियाँ देना। कोई भी कलाकार जाए इस गांव से बच कर जाए। यार गांव वालों की क्या गलती है मैं मानती हूँ, लेकिन आपके मुखिया की वजह से आपका गांव आज शर्मसार हो गया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा अब आपसे। ये सवाल इस मुद्दे से थोड़ा सा हट के है, क्योंकि जब मैंने कहा कि आज मैं अनुपमा यादव का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ तो मुझे बलिया से एक फ़ोन आया है और उन्होंने स्पेशली एक सवाल आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि आपने कभी बयान दिया था कि ज्योति सिंह कौन है मैं नहीं जानती हूँ। अब आपका वीडियो ज्योति सिंह के साथ टैग करके इंस्टा पर डाला गया है, एक वीडियो, हाँ बहुत पहले की, लेकिन इस पे अब पूछने के लिए एक सवाल भेजा गया है। मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा जिन्होंने ये सवाल पूछने के लिए कहा है। क्या अब अनुपमा यादव ज्योति सिंह को जानती है, अच्छे से जानती है? देखिए आप हैं, आपका ये कैमरामैन से लड़ाई हुआ रहे, ठीक है, आपका मेरे से बहुत बनता, मेरा उनसे नहीं बनता है। तो क्या आप इनको जानते हैं? अगर मेरी आपसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग और मेरा इससे लड़ाई है तो क्या आप इनको जानेंगे? मेरे पक्ष से देखिए तो मैं भी नहीं जानती थी, मेरे बॉस नहीं जानते तो मैं भी नहीं जानती थी। पवन जी से मनमुटाव था, पवन जी एकदम अगेंस्ट है कि नहीं एकदम मामला एकदम ख़त्म होने वाला, तो मैं भी नहीं उनको जानती थी। हाँ, जब उनकी बॉन्डिंग अच्छी हुई, उनके रिश्ते अच्छे होने लगे, उनकी चीज़ें अच्छी होने लगी, तो मैंने भी बोला कि हाँ, उन्होंने तो वो मेरे पास आई, मैंने उनको भाभी कह के प्रणाम किया है। उनसे कभी पूछिएगा, मैंने उनको भाभी कह के प्रणाम किया। जो मेरे और पवन जी के रिश्ते पे जो लोग ब्लेम लगाते हैं, मैंने उनको भाभी कह के प्रणाम किया है। भाभी नमस्ते। उन्होंने मतलब वो आई मेरे से मिलने और मैंने उनको बोला कि भाभी जो मेरे से गलती हुआ था उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। भाभी कही नहीं कोई बात नहीं, हमारे रिश्ते खुद ठीक नहीं चल रहे थे तो आपकी क्या गलती है, मुझे तो लोग बोल रहे थे तो आप बोल दी तो क्या गलती है। नहीं, ऐसा नहीं है और मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। और उस बीच हम लोगों ने वीडियो बनाई और वो वीडियो खुद पवन सिंह जी रिकॉर्ड कर रहे थे जो हम और ज्योति जी गले मिले थे। तो रिश्ते जब अच्छे हो गए तो अच्छे बनने दीजिए ना जी। फ़ोन करके फालतू चीज़ पूछने के लिए आप लोग के पास टाइम होता है। रिश्ते हमारे अच्छे हैं और बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ज्योति भाभी से मैं कल भी बात कर सकती हूँ, आज भी कभी भी मैं बात कर सकती हूँ। अब पवन जी से उनका क्या रिश्ता है मुझे नहीं पता, अभी पवन जी से उनका क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो उनका रिश्ता भी अच्छा हो गया तो अच्छी है वो। देखिए, अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार में आए दिन ऐसे घटनाएं निकलकर सामने आते हैं कलाकारों के साथ, लेकिन पहली बार अनुपमा यादव के साथ इतना बड़ा घटना घटा है। और अनुपमा यादव खुद को शेरनी बताती है और अनुपमा यादव को शेरनी के नाम से जाना भी जाता है। वैसे में अनुपमा यादव बिहार में एक मिसाल पेश कर रही है तमाम कलाकारों के लिए कि अगर आपके साथ ऐसा हरकत हो या ऐसी घटना हो तो आवाज़ उठाइए, डर के कारण घर में मत बैठिए, क्योंकि अगर आप बैठ जाएंगे तो ऐसा घटनाएं और बढ़ेंगे और कलाकारों के साथ ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।